यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिल्व विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक भौरे। आप सभी को मालूम होगा कि एवरी संडे मैं आप सभी के लिए और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं। 12 o'clock इसकी टाइमिंग है और इससे पहले लगभग 3 या 4 सेशन में हमने कुछ मंथ्स का जो करंट अफेयर है ये कवर कर लिया है। अब ये जो मैं कवर करने जा रहा हूं ये बिल्कुल एक तो करंट सिनेरियो में चल रहा करंट अफेयर है, एज वेल एज इसमें से एक करंट अफेयर जैसे कि कुकी मैती विद्रोह के बारे में यदि आप देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ है हमारे प्रीवियस करंट अफेयर के साथ, यानी कि मई 2025 एज वेल एज यदि फरवरी 2025 की आप बात करोगे और इवन 2023 की आप बात करोगे तो वहां से ये जो करंट अफेयर है ये आपके सिलेबस का पार्ट बना हुआ है। इसके अभी चर्चा में होने का मेन कारण यह है कि हाल फिलहाल में यहां से यानी कि मणिपुर राज्य से जो प्रेसिडेंशियल रूल है यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है ये खत्म हुआ है और साथ में क्या होता है राष्ट्रपति शासन, क्यों लगाया जाता है, क्या होती है आंतरिक अशांति, क्या है इसका करंट सिनेरियो, इन तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज वेल एज यदि इंडियन पॉलिटी में हम बात करें तो आपने आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी एंड चॉइस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि विकल्प और साथ में गरिमामय युक्त जीवन जीने के बारे में आप यहां पर पढ़ते हैं। इससे संबंधित एक एडिटोरियल है जो कि पब्लिश हुआ था, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था। ये जो न्यूज है इसका कनेक्शन 2025 से इसलिए निकल के आता है बिकॉज ऑफ कि आपको शायद ध्यान हो ना ध्यान हो तो मैं दिला देता हूं कि एक्चुअली में एक बात कही गई थी मिनिस्ट्री में जिसमें यह कहा गया था कि वीक में 80 आवर 70 आवर वर्क करना चाहिए वीक में। ये कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए बात कही गई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल फिर लास्ट ईयर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रशियन क्रूड ऑयल, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। जो टीचिंग का मोड रहेगा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली है, बट निष्फिक्र रहें क्योंकि टीचिंग का जो मोड है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होने वाला है, यानी कि इंग्लिश वर्ड्स भी मैं यहां पर यूज करूंगा एज वेल एज हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं इनको भी इजिली समझ में आ जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल या फिर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी टेलीग्राम चैनल दोनों से आप कभी भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। 12 बजे इसकी टाइमिंग रहती है, तो एवरी संडे आप 12 बजे आकर इसको ब्रिंज वॉच कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। फर्दर किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8264199959। ये चाणक्य आईएएस एकेडमी की जो काउंसलिंग टीम है उसका कांटेक्ट नंबर है जिसके माध्यम से आप यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वर्तमान में कौन से बैचेस चल रहे हैं और कौन से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, XYZ तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन। जैसे यूपीएससी हिंदी मीडियम के जितने भी बैचेस हैं इनको डील करने का काम मेरा है और एज वेल एज अभी मैं इनमें ज्योग्राफी एंड पॉलिटी आपको टीच कर रहा हूं। हाल फिलहाल में यहां पर पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं और यहां पर इंग्लिश मीडियम के भी सेपरेट बैचेस हैं जिनको डील करते हैं मिस्टर आकाश सर जो हमारे डायरेक्टर भी हैं। स्टेट पीसीएस की यदि हम बात करें तो यहां पर भी हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीएसआईआर ज्योग्राफी और साथ में सोशियोलॉजी के जो ऑप्शनल बैचेस हैं ये यहां पर लगते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल की बात करते हैं तो यहां पर टाइमली द हिंदू का सेशन, इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन का सेशन और साथ में पंजाबी स्टैटिक्स का जो सेशन होता है ये भी यहां पर चलते रहते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन तमाम सेशंस का पार्ट बन सकते हैं। फर्दर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए पीछे दिया गया कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करें, बिल्कुल फिर फ्री, सो कॉन्टेक्ट। एंड अब विदाउट एनी डिलेमा हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, ये जो क्लास है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड है, यानी कि ऑफलाइन स्टूडेंट भी यहां पर बैठे हुए हैं और ऑनलाइन भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दैट इज वाई हो सकता है कि मैं कैमरे में आई कांटेक्ट ना कर पाऊं, तो ये आप मत सोचिएगा कि मेरा ध्यान आप पर नहीं है, मेरा पूरा ध्यान आप पर भी रहेगा और एज वेल एज स्टूडेंट्स पर भी रहेगा। ठीक है, विजिबल हो रहा है, ये सही है, क्लियर। चलिए आते हैं, क्या हो गया, 21 से ये रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 21
देखिएगा भाई, वर्तमान में यदि आप किसी भी नेशन में देखोगे, किसी भी नेशन मतलब कि किसी भी नेशन में दो तीन प्रकार की कंडीशन होती है। और ये दो तीन प्रकार की कंडीशन क्या है कि भाई एक तो देश बहुत ज्यादा गरीबी की अवस्था में रहता है, और एक जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की मिड एज में होता है, और एक वो जब वो पूरा पूरा डेवलप हो चुका रहता है। यानी कि एक होती है पुअर कंट्रीज, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज, और एक होती है क्या, डेवलप्ड कंट्रीज। अब जरा देखिएगा कि इन तीनों में मेजर डिफरेंस आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि हर वो कंट्री जो कि डेवलप्ड है वहां पर जो लेबर लॉज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लेबर लॉज स्ट्रिक्ट होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो वर्किंग प्रोफेशन के लोग हैं इनके अपने कुछ कानून कायदे नियम होते हैं। जैसे यूएसए या फिर जर्मनी में आप जाओगे, जो जर्मनी में आपको देखने के लिए मिलेगा भाई यहां पर लेबर लॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि मैं अभी बात कर रहा हूं जर्मनी की। यहां जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, यानी कि कुल मिलाकर ये जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं यहां के आप लेबर लॉस की जब बात करते हो तो यहां पर आपने सुना भी होगा कि भारत के कई लोग यूरोप जाना चाहते हैं। आप लोग बिल्कुल आराम से, यानी जैसे ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो वैसे आप अटेंड करना। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो। बात समझ में आई? यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि टॉपिक यहां पर है, पर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहां पर है कि ये बात उठी ही क्यों है। ठीक है, बात समझना कि असल में तीन प्रकार के आपको पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी। एक तो पुअर कंट्रीज, जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज से ले लो। एक मिलेंगी डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अभी इंडिया है ना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश तो पुअर में आ जाता है, पर इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज बताता है, तो यहां पर याद रखो। और एक होती है क्या, डेवलप्ड कंट्रीज। जनरली लोगों का जो झुकाव है ये इस डेवलप्ड कंट्री की ओर होता है। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कि यहां पर जो लेबर लॉज हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने का मतलब यह है कि यदि यहां पर लॉ है कि भाई आपको 8 आवर पर डे ही काम कराया जाएगा। बात समझ रहे हो? कितना? 8 आवर पर डे। तो इससे 1 घंटे भी यदि ज्यादा हुआ है, ठीक है, +1 भी यहां पर हुआ है, तो इसका एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये होता है फॉरेन में। दैट इज व्हाई इंडियंस का जो ज्यादातर झुकाव रहेगा ये यूरोपियन कंट्रीज की ओर या आपको यूएसए की ओर, साथ में यानी वेस्टर्न कंट्रीज की ओर ज्यादा रहेगा। भारत में ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक, फिक्स सैलरी इसमें भी है, जो हमारे यहां हो रहा है वो यहां पर भी हो रहा है, बट लेबर लॉज उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहां एक मेंटेलिटी आपने देखी होगी, यानी कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं कि भाई आपको एक फिक्स अमाउंट दिया गया और फिक्स पे पर अब आपसे मनचाहा काम लिया गया, यानी कि उसका कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड वर्क यहां पर आपसे लिया गया। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि कई बार हमारे यहां जो वर्ग है, अब श्रमिक वर्ग है, उसका कई बार शोषण हो जाता है। श्रमिक वर्ग का मतलब क्या होता है? मैं भी एक श्रमिक हूं, ठीक, जो घर बनाने वाले मजदूर हैं वो भी एक श्रमिक हैं। श्रमिक का मतलब यह हुआ कि हर वो व्यक्ति जो किसी के अंडर में काम कर रहा है वो एक श्रमिक हुआ। बात समझिए? हो सकता है कि एक कंपनी का सीईओ भी श्रमिक कैटेगरी में आ जाए। बात समझिए? यदि कंपनी उतनी बड़ी नहीं है तो, क्योंकि वो भी किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ कि सभी उद्योगपति तो है नहीं, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, सभी बिजनेसमैन तो है नहीं, तो वहां पर सभी आ जाते हैं जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर यदि मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज की यहां बात की जाती है। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो किसमें आएंगे? वो सभी लेबर लॉज के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब याद रखिएगा कि एक्चुअली में जब भी कोई नेशन डेवलप करता है या फिर कोई भी नेशन जब डेवलपिंग कंडीशन में होता है तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं इनका एक्सप्लॉइटेशन, इनका जो शोषण है ये एक्सट्रीम लेवल पर होता है, जैसा कि भारत में अभी वर्तमान में हो भी रहा है। कैसे हो रहा है? तो इससे पहले आपने ये सुना होगा कि संसद में एक बिल पास करना था जिसमें यह कहा गया था कि भाई वीक के अप्रोक्सीमेटली 80 आवर पर वीक हमको काम करना चाहिए। 80 आवर पर वीक का मतलब आप समझ रहे हो? 80 आवर 90 आवर पर वीक हमको काम करना चाहिए। बिकॉज ऑफ कि, और ये क्यों कहा गया था? क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है ये है चाइना के साथ, और चाइना के जो लोग हैं ये बिल्कुल सही बात है कि 14-14 घंटे एक दिन में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑफिस में समय बिताते हैं 14-14 घंटे। तो यह स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई जैसे चाइना के लोग अपनी इकोनॉमी को बूम करने के लिए पर वीक इतने आवर काम कर रहे हैं, वैसे ही हमको भी काम करना चाहिए। बट यदि करंट सिनेरियो में देखें या फिर प्रैक्टिकलिटी में देखें
तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी पर्सन 14 आवर पर डे के अकॉर्डिंगली काम कर ले? नहीं, नहीं है। प्रैक्टिकलिटी में बता दूं कि 14 आवर पर डे यदि आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो बट अब ये क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, इसका तर्क ये रहता है कि सर अदर वर्क भी तो होते हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अदर काम इतने ज्यादा होते हैं कि हम ये 14 घंटे नहीं निकाल सकते, मुश्किल से हम 10-12 घंटे निकाल पाते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? तो आप जरा सोचें कि जब 14 घंटे पर डे की यहां पर डिमांड हो रही है तो क्या वो वाकई में यूजफुल है? क्या वो वाकई में यूजफुल तो है, बट क्या वाकई में वो फुलफिल हो सकती है? आंसर इज नो, नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो? और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई जिन भी लोगों ने ये 80 से 90 घंटे पर वीक काम करने का निर्णय लिया था और जो भी बिल पेश किया गया था, क्या वो सांसद, क्या वो एमपीज, एमएलए इसको सोच समझकर पेश कर रहे हैं? क्या ये प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल है? तो इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब ये बिल पास नहीं हुआ। इसके लिए याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में एक और कंडीशन है कि भाई साहब हमको ये बोलकर कि भाई हमने आपको फिक्स पेपर रखा हुआ है तो हम आपसे अनलिमिटेड वर्क ले सकते हैं, और अनलिमिटेड वर्क ले सकते हैं दैट मींस इसके कारण भारत में ऑल ओवर इंडिया में एक सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सिनेरियो क्या है, इसको प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं कि इंडिया में डाइवोर्स केस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जो एंजाइटी केसेस हैं ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जो हाइपरटेंशन है ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था कि फ्राइडे आते आते तक ऐसा लगता है कि यार माइंड को रिलैक्स दिया जाए, ठीक है, ये हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है कि हाइपरटेंशन की माहौल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ में आप देखोगे और भी मल्टीपल जैसे हेल्थ इश्यूज ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि लोग अपनी हेल्थ पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनका बिजी शेड्यूल, ठीक है। और इसका एक मेन कारण क्या है कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लोग ये सोचते हैं कि भाई कम से कम ये अपॉर्चुनिटी है इसको गेन किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली काम कर लिया जाए, बिकॉज ऑफ एक मेंटेलिटी आप सुनते हैं कि यदि ये जॉब चली गई तो हमारा क्या होगा। इसका मतलब क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है और उसके कारण ये तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। दूसरी बात कि जिस स्थान पर हम काम करते हैं उस स्थान पर क्या हमारे लायक माहौल है, क्या हमारे जो कॉलीग्स हैं क्या ये वाकई में हमें हेल्प करते भी हैं, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीजें यानी कि जो एक प्रकार से कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक प्रकार की वर्किंग लाइफ में, क्या वो कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल भी रही है? आंसर इज नो, ठीक है। यहां पर मल्टीपल टाइप के केसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कि पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में आपको बैलेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है इसको सॉल्व करने के लिए संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया। क्या लाया गया? प्राइवेट मेंबर बिल यहां पर लाया गया। और ये प्राइवेट मेंबर बिल में कहा गया कि भाई हमारे पास राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए आर्टिकल नंबर 21 के तहत, ठीक है। अब ये राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, या फिर सबसे पहले इसी को हम समझ लेते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत की यदि आप कंडीशन देखोगे तो भारत में ये मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम है और मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम के पीछे का यदि आप रीजन देखोगे तो ये है कि प्रोफेशनल और साथ में पर्सनल लाइफ के बीच में जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है ये इसलिए है बिकॉज ऑफ कि यदि कोई पर्सन ऑफिस से घर लौटकर आता है, ठीक है, तो उसके मन में अभी भी यही चिंता है कि भाई यदि मान लीजिए बॉस का कॉल आ गया है तो मुझे आधी रात में भी काम करके देना पड़ सकता है। कई बार आपने ये केसेस सुने होंगे, इसके बारे में मीम भी बनते हैं, सोशल मीडिया हैंडल यदि आप चलाते होंगे तो वहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर एक वर्ड यूज होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर। हमारे यहां का जो कॉर्पोरेट सेक्टर ही आधा है बिकॉज ऑफ कि कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब होता है कि यदि 9 to 5 जॉब है, 10 to 6 जॉब है तो उसके बाद हम आपके हैं कौन वाली कहानी यहां पर स्टार्ट होती है। यानी कि अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कि मेरा जो वर्किंग टाइम है ये खत्म हो गया है और वो अब जो बचा हुआ टाइम है वो मेरा पर्सनल टाइम है। ये होता है कहां पर? वेस्टर्न कंट्रीज में। हमारे यहां कॉर्पोरेट जॉब का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए हमने आपको जॉब दी है, एक फिक्स अमाउंट पर हमने आपको रखा हुआ है, तो उस फिक्स अमाउंट पर एक प्रकार से ये
अनबायस्ड हो जाता है कि भाई साहब अब तो हमने आपको खरीद लिया, अब हमारे लिए 24 घंटे भी काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कई बार ये इशू हो जाता है कि अरे यार आप, जैसे मैं ही एक पर्सन हूं, ठीक है, मैंने अपनी जो जॉब है ये चालू की मान लीजिए 4 बजे से, 4 AM से, ठीक है, और ये जॉब करते 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 अब बेसिकली देखा जाए तो 12 बजे मेरी जॉब खत्म है, ठीक है, 8 घंटे हुए हैं बिकॉज ऑफ। तो कई बार ये होता है कि अरे यार क्या कर रहे हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ये WFH में बहुत ज्यादा होता है, वर्क फ्रॉम होम में भी तो यही शेड्यूल फॉलो होगा ना, 4 से 10 यानी 8 घंटे का। यदि मैं वर्क फ्रॉम होम में हूं और मैं 8 आवर वर्क कर रहा हूं, तो मुझे यह कहकर कि आप तो घर में ही है ना, आप तो घर में ही है, कम से कम ये काम कर दें। अरे तो घर में यदि मैं हूं, मैं अपने होम पर भी हूं, तो मेरी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो है ना। हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये संभव हो सकता है कि मैं घर में हूं तो मैं ऑफिस के काम के लिए फ्री हूं, और मैं घर में हूं तो मैं अपने जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे मैं फ्री हूं, बिकॉज ऑफ घर के लिए मेरी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी पर्सनल लाइफ एक अलग बैलेंस चल रही होगी। तो अक्सर खास कर ये जो वर्क फ्रॉम होम पर बैठे हुए लोग हैं, इनको ये कहा जाता है कि सर आप तो घर पर ही हैं, आप ये काम, ये ड्यूटी भी फॉलो कर सकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। अब तो फिर बात ये आती है कि मना कर दो ना। अरे मना कर देंगे तो इनके पास और अपॉर्चुनिटी कहां पर है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उनके पास और अपॉर्चुनिटी कहां है। एम्प्लॉय तो ये सोचकर वर्क करेगा कि चलो यार ठीक है, 2 घंटे यदि ज्यादा काम भी करना पड़ रहा है, कम से कम मेरी जॉब तो सिक्योर है, मैं कर देता हूं। अदरवाइज यदि आपने मना किया तो इनके जो बॉस हैं ये इस बात को टारगेट बनाकर कि आप काम नहीं करते हैं, वो 8 आवर नहीं देखेंगे, वो बाकी के आर देखेंगे कि भाई इन्होंने एक्स्ट्रा आर काम नहीं किया, बल्कि क्या एक्स्ट्रा आर का मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, बस लेवल लॉज लगा रहे हैं हम अपने यहां की। यानी कि यदि फॉलो करना है तो दोनों ही वहां के फॉलो करो, और यदि नहीं करना है तो फिर आप यहीं का फॉलो करो। तो हम जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, ठीक, ये अपने यहां का अप्लाई करते हैं, लेबर लॉस अपने यहां का अप्लाई करते हैं, और दिखाते कहां का है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज जैसा फॉलो कर रहे हैं। इसको लेकर ये तमाम प्रकार की प्रॉब्लम हुई, और इसको लेकर कहा गया कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, और इसमें कहा गया कि भाई आर्टिकल नंबर 21 के तहत हमारे पास राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। और राइट टू डिस्कनेक्ट क्या बताएगा कि यदि मान लीजिए आपके ऑफिस आवर के 8 आवर कंप्लीट हो गए हैं, या फिर 8 आवर कंप्लीट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आवर थे आपने ये कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद आप यदि घर जाते हैं तो घर जाने पर अब आप ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि यदि मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया, ठीक है, मेरी जॉब स्टार्ट हुई ही नहीं, मेरा वर्किंग आवर स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो अब मैं अपने मोबाइल को ऑफ रखूं या ऑन रखूं या मैं फेंक दूं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। इट्स माय पर्सनल चॉइस कि मैं ऑफ रखना चाहता हूं, मैं कॉल रिसीव करना चाहता हूं, मैं ऑन रखना चाहता हूं, मैं कॉल करना चाहता हूं, ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है ना। तो इसको भी टारगेट बनाकर कि आपका मोबाइल ऑफ था, आपका मोबाइल ऐसा ऐसा था, ऑन था, ये XYZ, या फिर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की फोटो अपलोड कर दी है, आपने अपना ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है, तो भाई ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, क्या उसका किसी प्रकार का कोई भी इंपैक्ट मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर आ रहा है, मेरी वर्किंग लाइफ पर आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो इट्स माय पर्सनल चॉइस। तो इसको भी टारगेट बनाकर कई लोगों को यहां पर एक प्रकार से रिमूव कर दिया गया जॉब से, कि सर आपका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसा है, आपने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ था, आप वर्किंग आवर के बाद फोन नहीं उठाते हैं, तो ये राइट है एक्चुअली में कि भाई ये लेबर लॉस के अंतर्गत वेस्टर्न कंट्रीज में काउंट किया जाता है कि वर्किंग आवर के बाद आप क्या कर रहे हैं इससे कुछ मतलब नहीं है। वर्किंग आवर के बाद आप फोन रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। वर्किंग आवर के बाद आपका मोबाइल फोन चालू रहता है या बंद रहता है, इट्स योर ओन चॉइस। बात समझ में आ रही है? ये कल्चर फॉलो किया जाता है कहां पर? वेस्टर्न कंट्रीज में, पर हमारे यहां फॉलो नहीं किया जाता और ना ही अभी फॉलो किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ वी आर डेवलपिंग नेशन, ठीक है, यानी कि विकासशील देश हैं। और विकासशील देश होने का मतलब क्या है कि यदि आपने ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ ला दिए तो पहली बात है कि हमारे यहां उतना अच्छा एजुकेशन का लेवल नहीं है। एजुकेशन का लेवल ना होने का मतलब क्या है कि वो इन वर्किंग आवर का या फिर वो इन लेबर लॉस का जो एम्प्लॉइज हैं गलत फायदा उठाने लगेंगे। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी हम दोनों ही तर्कों पर बात करें ना, एक गवर्नमेंट और साथ में ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई,
ये तो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज है उनकी बात हुई, साथ में एम्प्लॉय की भी बात कर लेते हैं कि हमारे यहां एम्प्लॉयज एक्चुअली में वर्किंग आवर कंप्लीट करने पर लगे रहते हैं कि 8 घंटे हैं तो 8 घंटे मैं ऑफिस में रहूं, दैट्स इट, हो गया काम, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, मेरा वर्किंग आवर कंप्लीट हो गया है। टारगेटेड वर्क नहीं करते हैं, बात समझिए। तो इसीलिए जब ये पॉलिसी को लाया गया, यानी कि राइट टू डिस्कनेक्ट और ये तमाम प्रकार की चीजों के बारे में जब बात होती है तो कंपनीज ये बोलती हैं कि सर जो इनको टारगेट दिया जाता है और जितने टाइम में एम्प्लॉइज को टारगेट पूरा करने के लिए कहा जाता है उस टारगेट उस दिए हुए टाइम में ये टारगेट को ही पूरा नहीं कर पाती है, तो हमें प्रेशर डालना पड़ता है। और यदि हम कंपेयर कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज से, हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वेस्टर्न कंट्रीज में वो जानते हैं ना कि यार ये टारगेट है, इतने टाइम में पूरा करना है, आपने बोला है इस डेट तक होना चाहिए तो इस डेट तक मैंने आपको करके दे दिया, मैंने कैसे किया है इससे आपको मतलब नहीं है। हमारे यहां यानी कि एक प्रकार से काम से बचने की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो एक्चुअली में एक बिल लाया गया, इस बिल को नाम दिया गया राइट टू डिस्कनेक्ट। ये एक प्रकार का प्राइवेट मेंबर बिल था, यानी कि निजी सदस्य विधेयक था। इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि ऑफिस टाइम कंप्लीट होने के बाद जो एम्प्लॉय हैं ये चाहे तो अपने मोबाइल को ऑफ कर सकते हैं, और इवन यदि ये ऑफिस के जो कॉल्स हैं, जो मैसेजेस हैं, इनका उत्तर, जो मेल्स हैं, इनका उत्तर यदि नहीं देना चाहते हैं तो ये इनका राइट टू डिस्कनेक्ट होगा कि मैंने 8 आवर वर्क कर लिया है, 10 आवर मेरी वर्किंग थी, मैंने ये कर लिया है, इसके बाद मैं ऑफिसेस के मेल्स का, ऑफिसेस के मैसेजेस का, ऑफिसेस के नंबर्स का रिस्पॉन्स करने के लिए बायस नहीं हूं, ठीक है, मैं किसी प्रकार से बंधा हुआ नहीं हूं, ये मेरी मर्जी होगी, ये मेरा मन होगा, यदि मैं आंसर करूं तो ठीक है, यदि ना करूं तो ठीक है। बट हां, जैसे ही नेक्स्ट डे का मेरा ऑफिस पीरियड चालू होगा तो उस ऑफिस पीरियड में मैं आपके तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इसका आंसर करूंगा। यानी कि भारत में जो लेबर लॉज हैं इनको सुधारने के लिए जो राइट टू डिस्कनेक्ट है ये लाया जाना चाहिए। बात समझिए, ये है राइट टू डिस्कनेक्ट। इससे हुआ क्या, क्यों लाया गया है, बिकॉज ऑफ कि ये जो मल्टीपल टाइप के केसेस बढ़ रहे हैं ये कम हो, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं कम किया जा सके, दैट इज वाई ये राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा इस प्राइवेट मेंबर बिल में कहा गया। बात समझ में आ रही है। अब एक और बात समझने का ट्राई करिएगा कि सर यदि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आया है तो इसके कारण होगा क्या, होगा कुल मिलाकर ये कि आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से आप बाहर निकले, आपकी निजी लाइफ चालू है, ऑफिस का आपको कोई भी काम नहीं करना है। बात समझ में आ रही है। बट भारत में ये इंप्लीमेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और क्या इसको अडॉप्ट किया जाएगा, और इतने लंबे टाइम से जो इसको लेकर बातचीत हो रही है क्या ये अडॉप्ट की जा सकती है, आंसर इज अभी ये हमारे यहां अडॉप्ट नहीं की जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि हमारे यहां इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है, इसका सबसे बड़ा रीजन है ये प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। यानी कि ये तो थी न्यूज। अब सुनो पॉलिटी, और पॉलिटी में जब आप देखते हो तो भाई 2 प्रकार के बिल होते हैं। एक बिल के बारे में यदि मैं पढ़ाऊं तो एक बिल होता है गवर्नमेंट बिल, यानी कि इसको सरकारी विधेयक का नाम दिया जाता है, और एक होता है हमारा क्या, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, निजी विधेयक का इसको नाम दिया जाता है, निजी सदस्य विधेयक। बात समझिए, जो गवर्नमेंट बिल होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जो गवर्नमेंट बिल होता है ये कोई भी मिनिस्टर, मंत्री इसको लाता है। मैंने यहां पर अपोजिशन नहीं बोला, मैंने यहां पर रूलिंग नहीं बोला, यानी कि जो सत्ता में है पार्टी वो नहीं है, जो अपोजिशन में है वो नहीं है, यहां पर बस मिनिस्टर होना कंपलसरी है। जैसे मिनिस्टर क्यों, क्योंकि हो सकता है भाई कि अपोजिशन का कोई ऐसा लीडर हो जो हमको बहुत अच्छा लगता हो, उसको सरकार उठाकर मंत्री बना दे, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, बात समझी, समझते हो, अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गवर्नमेंट में ये थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि यहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपोजिशन नहीं, रूलिंग नहीं, यदि वो मंत्री है, ठीक है, तो वो यदि कोई बिल लाता है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, गवर्नमेंट बिल का नाम दिया जाएगा, यदि वो कोई बिल लाता है तो। यहां पर आप मिनिस्टर के अलावा, यानी कि पीएम और उनकी यूकॉम के अलावा जितने भी लोग हैं संसद में, जितने भी लोग बैठे हैं वो प्राइवेट मेंबर हैं। बात समझे। अब चाहे वो रूलिंग को हो, चाहे वो अपोजिशन को हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो प्राइवेट मेंबर की ही कैटेगरी में आएंगे। इनके द्वारा जो बिल लाया जाता है उसको नाम दिया जाता है क्या, प्राइवेट मेंबर बिल। क्या नाम दिया जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल, यानी कि ये लाता है एक प्राइवेट पर्सन। और प्राइवेट पर्सन, निजी व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि भाई बस वो क्या है, वो है ओनली एंड ओनली सांसद। बात समझ में आ रही है।
इसको नाम दिया जाएगा प्राइवेट मेंबर का। इसके द्वारा लाया गया बिल होगा प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये लाएगा कहां से? बिकॉज ऑफ कि हम पढ़ते हैं कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के भागों के बारे में, अंगों के बारे में, तो वहां पर आप देखते हैं एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, इसको नाम दिया जाता है क्या? मीडिया। वेरी गुड, क्या बात है, आगे आते हैं। तो इसको कहा जाता है मीडिया। अब इस बात को जरा समझना कि जब आप कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ते हो तो आपको यह मालूम है कि भारत में जो विधायिका है ये एक प्रकार से कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप भी करती है, यानी कि जो नियम कानून कायदे हैं ये मेनली आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनाते हैं और ये विधायिकाओं को देते हैं। सो सिंपल इज दैट। तो याद रखना कि क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये बनता कैसे है? तो ये प्राइवेट मेंबर बिल ये बनाते हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, ये बनवाते हैं कि भाई हमें इस प्रकार का कानून चाहिए, इस प्रकार का बिल चाहिए, आप ये हमें बनाकर दीजिए। बात समझिए। इसको क्या कहा जाएगा? यह है एक प्रकार का प्रो फार्मा। क्या है ये? प्रो फार्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो फार्मा? यानी कि एक प्रकार का ये प्रारूप है। बात समझ में आ रही है? प्रो फार्मा या फिर प्रारूप है कि भाई ये है बिल, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ये हमने यहां पर मेंशन कर दिए हैं। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल ही है, यानी कि एक प्रकार का मोशन ही है ये। बात समझिए। और ये यदि यहां पर है तो भाई ये तो गवर्नमेंट ही चाह रही है ना, बिकॉज ऑफ कि मिनिस्टर ने ये बोला है। यदि वित्त मंत्री कुछ बात बोल दे, यदि विदेश मंत्री कोई बिल लाए, दैट मींस इस पर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ज्यादा सक्सेस के चांसेस ज्यादा यहां पर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसा मैंने अभी बताया कि राइट टू डिस्कनेक्ट ये हमारे फंडामेंटल राइट में जुड़ जाए, इसके कम चांसेस इसलिए हैं बिकॉज ऑफ ये प्राइवेट मेंबर बिल है। 1970 के आसपास एक प्राइवेट मेंबर बिल कानून बना था, उसके अलावा ज्यादा नहीं बन पाया ये। बात समझ रहे हो? तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया सदन में और इसमें बोला गया है कि भाई भारत में आर्टिकल नंबर 21 के तहत हमारे पास राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि वर्किंग आवर के अलावा हम जो अपना प्रोफेशन है उससे डिस्कनेक्टिविटी बना सकें। यानी कि यदि हम अपना मोबाइल ऑफ कर लेते हैं, हम वर्किंग आवर के अलावा कुछ भी करते हैं, तो इससे हमारे प्रोफेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जनरली यही कहा जा रहा है कि सर राइट टू डिस्कनेक्ट का मतलब ये हुआ कि वर्किंग आवर कंप्लीट हुए, हमने मोबाइल ऑफ कर लिया और मेल्स कॉल्स का जो आंसर ही हमने नहीं किया। बट इसमें एक और सिनेरियो ये है कि हम पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं वर्किंग लाइफ के अलावा, इससे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि इसका एक्सट्रीम लेवल पर यूज होता है। और याद रखो फंडामेंटल राइट किसके लिए है? नागरिकों के लिए। किसके अगेंस्ट में यूज होता है? राज के। और पुलिस डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। बात समझे? राज के अंग है। तो ये मत भूल देना कि सर यानी कि आईपीएस आईपीएस बनने के बाद हमारे आर्टिकल नंबर 21 के तहत राइट टू डिस्कनेक्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। किसके लिए है ये? प्राइवेट के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर। बात समझ में आ रही है? उसके लिए है ये। यानी कि यदि मैं बोलूं कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, भाई मैं एक टीचर हूं, आईएएस आईपीएस यूपीएससी में यानी टीचिंग देता हूं, तो ये मेरे लिए होगा। आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपके लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? 100%। तो ये था राइट टू डिस्कनेक्ट। इसका जो सिनेरियो है, यदि मान लीजिए आपको मेंस की आंसर राइटिंग लिखने के लिए आए, तो मेंस की आंसर राइटिंग में ये तमाम प्रकार के जो कंसेप्ट है ये आप यहां पर एड ऑन करेंगे। बात समझ में आई? बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? आप नाम वायरल कर दूंगा, मुंडी ऊपर कर लूं। आप लोग कुछ नहीं बोले तो मैं वायरल हो जाऊंगा। चलो आ गया। अब देखिएगा, अब सेकंड है कोकी मेहता। ये क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ कि अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे कि यहां से जो प्रेसिडेंशियल रूल था, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन था, ये हटाया गया है। अब राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? बिकॉज ऑफ कि यदि किसी भी यहां से राष्ट्रपति शासन ये हटाया गया है। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आर्टिकल नंबर 352 में, ये 6 नहीं है ये 2 है, हटा देता हूं नहीं तो फिर 352 राज्य ने अगर लगाया 356
राष्ट्रपति, हाँ अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो 352 होगा, और राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, देखो चेक करो, चेक करो। ठीक, तो यहां पर ये आर्टिकल नंबर 356 पक्का, ठीक आ गया है। तो यहां पर याद रखना कि राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल नंबर 356 में दिया गया है, ये अभी हाल फिलहाल में हटाया गया है। ये कनेक्टिविटी इसकी ऐसे इसलिए है बिकॉज ऑफ कि प्रेजेंट टाइम में ये हुआ है, प्रेजेंट टाइम में ये हुआ है, और फरवरी 2025 के आसपास आप देखोगे कि ये स्टार्ट हुआ था। बात समझ में आ रही है? और 2023 से इसका कनेक्शन है बिकॉज ऑफ कि ये जो विद्रोह के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डिस्प्यूट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 2023 से स्टार्ट हुआ था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कैसे स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा कि ये जो लड़ाई है ये बहुत ज्यादा पुरानी है। अकेली ये मणिपुर की लड़ाई नहीं है, पूरे पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे, पूरे वर्ल्ड क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी को लेकर डिस्प्यूट होता ही रहता है। इसको आप ऐसे समझ लेना कि जब आप मणिपुर जाओगे, अब इसके लिए ना मणिपुर का एक छोटा सा मैप आप याद रख लो, पता है ना? अरे मैप तो नहीं पढ़ लिया है ना? मैप तो याद नहीं है? मैप मैप भूल गए? मैप बनाते तो नहीं आता है ना? आ जाओ बनाओ, आ जाओ आ जाओ, क्या कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ठीक, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आता है नागालैंड, यहां पर आता है मणिपुर, यहां पर आता है मिजोरम। दैट मीन्स यहां पर एक बात जरा आप ध्यान सुनना कि मणिपुर की जो सीमा है ये एक्चुअली में नागालैंड से भी लगती है, ये मिजोरम से भी लगती है, यहां से ये आसाम के साथ भी सीमा बनाता है। ये क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज ऑफ कि यहां पर नागा ट्राइब भी रहती है। ठीक है, नागा ट्राइब भी रहती है, यहां पर एक कुकी ट्राइब भी रहती है, और कुकी जो इसका पूरा पूरा नाम है, और एक रहती है क्या, मैतई ट्राइब। ठीक है, तो इसीलिए आप जरा समझिएगा कि नागा ट्राइब नो डाउट नागालैंड की नेटिव ट्राइब है, यानी कि यहीं पर रहती है, बट इसके अलावा ये मणिपुर में भी पाई जाती है। आप जरा देखना शुरू कहां से हुआ डिस्प्यूट की मणिपुर की, जब आप ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो मणिपुर की ज्योग्राफी भूल गए हो ना आप, याद मत करना उसको, नहीं तो एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो मणिपुर की ज्योग्राफी ऐसी है कि यहां पर दो चीजें हैं, एक है हिली एरिया, और हिली एरिया क्यों है? बिकॉज ऑफ हिमालय। ठीक है, हाँ कैसे आया हिमालय? हिमालय, हाँ बोलो कैसे आया हिमालय? हिमालय तो ऊपर है ना? नहीं नहीं नहीं, वो हिमालय कहां है? बोलो हिमालय कहां है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। मणिपुर में हिमालय कैसे आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये नहीं बन रहा है। अच्छा आवाज ना आ जाए, चलो आवाज बंद कर देता हूं।
बेटा सुनिए मेरी बात, वैसे भी नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत सच बोलता हूं। मैं तो सच बोलता हूं, बुरा अपने आप लग जाता है ना। सुनो आप, खैर याद रखना, मेरा क्वेश्चन था कि मणिपुर में हिमालय कैसे आया, इसका कोई आंसर ढूंढ लेना। किताबों में लिखा हुआ है, वो किताबें जो आपने नोट्स बनाने के बाद नहीं उठाई है ना, उसमें देख लेना कि मणिपुर में हिमालय कैसे आया। तो बेसिकली यहां पर एक हिली एरिया है और दूसरा आप देखोगे कि यहां पर एक वैली एरिया है। दैट मीन्स यहां पर एक पर्वतीय क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर आपको एक घाटी क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। यदि दोनों ही कंडीशन में आप देखो, अरे हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तो पाकिस्तान में आया, फिर उसके बाद अराकान योमा, म्यांमार में अराकान योमा का ही, हाँ हो गया, सांस ले ली ना आप, चुप रहो, ठीक है। तो अराकान योमा का ही एक्सटेंशन आपको कहां पर, नागालैंड, मणिपुर, पटकोईबूम, मिजो पहाड़ी, हुआ जादू, हुआ जादू, है ना, वो सब चीजें इसको याद रखना। ठीक है, तो सब पढ़ा दिया, भूल सब जाओ। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर एक जनजाति रहती है और इस जनजाति को नाम दिया जाता है कुकी ट्राइब। क्या नाम दिया जाता है? कुकी ट्राइब। और यहां पर एक जनजाति रहती है, एक जनजाति को क्या नाम दिया जाता है? मैतई ट्राइब। ठीक है, घाटी क्षेत्र में रहती है मैतई और कुकी रहती है पहाड़ी क्षेत्र में। अब बात समझना कि जब आप मणिपुर की ज्योग्राफी को देखते हो तो मणिपुर में जो 90% ऑफ द एरिया है ये कैसा है? पर्वतीय। ठीक है, और 10% एरिया कैसा है? घाटी वाला एरिया है। तो अब इनकी ज्योग्राफी को आप समझो कि इनका जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखोगे तो डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली बस 10% क्या है? मैतई। ठीक है, और 90% क्या है? कुकी। ठीक है, दैट मीन्स कि ये इनकी जो पॉपुलेशन है ये कम है, ये जनसंख्या में कम दिखाई देते हैं, पॉपुलेशन में कम दिखाई देते हैं। और जब इनकी पॉपुलेशन कम है तो अब आप जरा सोचिएगा कि इनके द्वारा एक डिमांड की गई, इनके द्वारा एक मांग की गई, और ये डिमांड क्या थी कि भाई हमको एसटी स्टेटस दे दें। ठीक है, हमें कौन सा स्टेटस? एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, ये ट्राइब उठी और यहां से जो कुकी थे और जो नागा थे इन्होंने विरोध करना चालू कर दिया कि नहीं, इनको एसटी स्टेटस ना दिया जाए। बिकॉज ऑफ यदि इनको एसटी स्टेटस दिया जाएगा तो वी आर दी नेटिव ऑफ मणिपुर, यानी कि हम मणिपुर के स्थानीय निवासी हैं, हमारे राइट कम हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ की फंडामेंटल राइट के तहत इनको फिर जमीन के राइट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, इनको एजुकेशनल राइट्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी एक्स्ट्रा मिलेंगी। और जब ये सब कुछ इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो फिर इसके कारण जो कुकी समुदाय है इनके जो अधिकार हैं ये वायलेट होंगे या फिर इनके जो अधिकार है ये कम हो जाएंगे। बात समझ गए? यानी कि कुल मिलाकर दो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में ये रहते थे। मैतई समुदाय की जनसंख्या कम थी, दैट इज व्हाई सरकार से डिमांड की गई एसटी स्टेटस की, और इन्होंने यानी कि कुकी ने इस डिमांड का दमन किया कि नहीं भाई, इनको एसटी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। बट जब एक ओर से डिमांड कंटिन्यूअसली उठे और दूसरी ओर से इस डिमांड को दबाया जाए तो फिर ये जो बात होती है ये विद्रोह में परिवर्तित होती है और ये विद्रोह होना चालू हुआ भी। और ये विद्रोह इतना ज्यादा हुआ कि 2023 के आसपास आप देखोगे, 2023 से लेकर 2025 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 260 से ज्यादा लोगों की यहां पर डेथ हुई, 260 से ज्यादा। और अप्रोक्सीमेटली यहां पर 62,000 के आसपास लोग क्या कर गए? माइग्रेट कर गए। माइग्रेट कर गए मतलब कि ये पलायन कर गए, मणिपुर को छोड़कर ये चले गए। और ये बहुत बड़ा डेटा होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई सर 260 प्लस डेथ ऑल ओवर मणिपुर में, तो इसके कारण क्या है? 200 डेथ हुई है। डेथ का मतलब लोग मार दिए गए, हिंसा में मरे हैं ये। और 62 लाख लोग इसको छोड़कर चले गए हैं, जिसमें से 27,000 वापस आ गए हैं। बट ओवरऑल यदि आप डेटा देखोगे तो 62,000 ये डेटा था जो लोग छोड़कर चले गए थे। अब केंद्र सरकार तक ये जब बात पहुंची तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आप इसको कंट्रोल करिए, ठीक। बट कंडीशन ये हो गई कि लोकल गवर्नमेंट से, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इससे ये कंट्रोल हुई नहीं। इसको कहा जाता है आंतरिक अशांति की कंडीशन। क्या कहा जाता है? आंतरिक अशांति की कंडीशन, कि भाई स्टेट के अंदर ही अब शांति नहीं है और इसको कंट्रोल करना अब स्टेट गवर्नमेंट के बस में नहीं है। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप लगा दो मार्शल लॉ या फिर आप लगा दो राष्ट्रपति शासन। मार्शल लॉ क्यों नहीं लगाया गया?
बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ की लायक यहां पर कंडीशन अभी थी नहीं। मार्शल लॉ का मतलब जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब देश और किसकी बात आ जाए, लोगों की बात आ जाए कि या तो भाई देश को बचाना है या लोगों को बचाना है, तो देश को बचाना मस्ट प्रायोरिटी है और वहां पर मार्शल लॉ आ जाएगा। राष्ट्रपति शासन की तरजीह होती है कि भाई जब आंतरिक अशांति हो और आंतरिक अशांति को सुलझाने में जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कैपेबल ना हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगा लिया जाता है। यानी कि अब जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी पावर खत्म हो जाएगी और लोकल गवर्नमेंट की पावर खत्म होने के बाद अब यहां पर पूरा जो कंट्रोल है ये कौन चलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। तो ये लगाया गया फरवरी 2025 में, बात समझे। बट हटा क्यों दिया गया, क्योंकि अभी भी ये जो कुकी और मैतेई विद्रोह ये खत्म तो हुआ नहीं है, बिकॉज ऑफ कि अभी इससे कुछ समय पहले हुआ ये था कि इस सिचुएशन से थोड़ा सा पहले जाना, तो इस सिचुएशन से पहले इन दोनों में कोई डिस्प्यूट तो था नहीं, और यदि था तो उतना उजागर हुआ नहीं था। इवन कई मैतेई और कुकी ऐसे थे जो आपस में ब्याह भी करा करते थे, यानी कि वैवाहिक संबंध भी इनमें थे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की बात है कि शायद कोई पर्सन थे या फिर मेल थे या फीमेल थे जो अपनी वाइफ को लेने गए। शायद ऐसा था कि जो पुरुष थे ये मैतेई कुकी से थे और जो महिला थी ये मैतेई से थी। यदि मान लीजिए चेंज हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा। तो जो पुरुष है ये लेने के लिए जाते हैं इनको, महिला को, अपने मायके से कि आप घर चलिए, और जब इनकी कास्ट का मालूम चलता है कि भाई पुरुष कुकी समुदाय से है तो मैतेई इनको मार डालते हैं। यह भी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले की घटना है, यानी कि विद्रोह अभी शांत नहीं हुआ है। फिर क्यों आपने यहां पर राष्ट्रपति शासन हटा दिया, बिकॉज ऑफ कि राष्ट्रपति शासन का जो टाइम पीरियड है ये कितना होता है, 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर आपको इसको रिजॉल्व करना होता है। इसको फुलफिल करने के लिए हमने अभी राष्ट्रपति शासन हटाया है, बट यहां की जो कंडीशन है ये सुधरी नहीं है। राष्ट्रपति शासन में ये तर्क होता है, ये तर्ज है, ये स्टेटमेंट है कि आप राज्य में यदि मान लीजिए आंतरिक अशांति है तो आप उसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे, बट उसको 1 साल के अंदर रिजॉल्व करना होगा। तो 1 साल के अंदर रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि यहां पर फिर हमने इलेक्शन कराए और साथ में वहां पर जो युमनाम खेमचंद सिंह, शायद यही नाम है, तो युमनाम खेमचंद सिंह को हमने यहां पर क्या बना दिया है, एक प्रकार से अभी सीएम बना दिया। और इसके कारण कोई विशेष समुदाय, अब चाहे वो येती हो, चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो कुकी हो, ये नाराज ना हो जाए, इसके लिए हमने क्या बनाया है, 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए हैं। और इनमें से जो एक डेप्यूटी सीएम है ये नागा ट्राइब का है और एक सपोर्ट करता है किसको, कुकी को। यानी कि ये बैलेंस करने की बात कही जा रही है कि भाई किसी के भी हित सैक्रिफाइस नहीं होंगे। बात समझिए कि दोनों को हम लेकर चलेंगे, दोनों के यहां पर हित जो है ये सैक्रिफाइस नहीं होने वाले। और यदि ऐसी कंडीशन वापस से दोबारा से घड़ी हुई, इसको लिख लेना कि एक है नामचा किब्जेन, नामचा किब्जेन, नामचा किब्जेन, ये कुकी जो कम्युनिटी से हैं, और एक है लोसी दिखो, ये नागा लीडर हैं। ठीक है, और इनका जो उद्देश्य है ये क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि भाई हम कुकी का भी उतना ही सपोर्ट करेंगे एज वेल एज हम मैतेई का भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। बट क्या कंडीशन ग्राउंड लेवल पर ठीक हुई है, तो आंसर इज नो, अभी ये ग्राउंड लेवल पर ठीक नहीं हुई है। बात समझ आ रही है। एक और बात है कि जब ये पूरा विद्रोह उठा था, ठीक है, ये पूरा विद्रोह उठा था, भाई हमको एसटी कैटेगरी दो, और एसटी कैटेगरी की डिमांड कौन कर रहा था, मैतेई। कुकी ने विद्रोह किया था, तो इसी के कारण लगभग 36 कम्युनिटी यहां पर मिली कुकी के साथ और बोलती है कि हमारे लिए एक अलग यूनियन टेरिटरी आप बना दीजिए। अलग यूटी की भी इन्होंने मांग की थी। ठीक है, बात समझिए। यानी कि 3 प्रकार है। सबसे पहले तो मणिपुर की ज्योग्राफी, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सुनना कि मणिपुर चर्चा में है तो मणिपुर की ज्योग्राफी। मणिपुर में 2 समुदाय को लेकर विद्रोह हो रहा है, मतलब कि मणिपुर की डेमोग्राफी, ठीक है, एक हो गई ज्योग्राफी और एक हो गई डेमोग्राफी, ये दोनों ही चर्चा में। और फिर ये ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ, तो ये है मैतेई और कुकी विद्रोह। बात समझिए। और मैतेई और कुकी विद्रोह, तो नए जो यूनियन टेरिटरी की डिमांड है ये कहां से उठ रही है, तो ये कुकी समुदाय की ओर से कि भाई हमको अलग यूनियन टेरिटरी बनाइए। और ऐसे 36 कम्युनिटीज हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। विद्रोह हुआ तो टोटल मिलाकर यहां पर वो डेटा जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, वो डेटा इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति शासन क्यों हटाया गया, और न्यूली इलेक्टेड सीएम कौन है, और क्यों यहां पर 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए, ताकि ये ना लगे कि भाई आपके जो हित हैं ये सैक्रिफाइस किए जा रहे हैं।
ये आपको किसी प्रकार का समझौता करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो। बात समझ आ रही है? यह है अभी वर्तमान में चल रहा जो सिनेरियो है ये। इज दैट क्लियर? बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आ गया। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, यह है रशियन ऑयल को लेकर। अच्छा, रशियन ऑयल की यदि हम बात करें तो ये क्यों चर्चा में, इसके यहां तक किसी को कोई डाउट? थोड़ा बहुत स्वादानुसार, वेरी गुड। इसमें लिखना पड़ेगा कुछ कुछ डेटा। हाँ, नागा और कुकी से। हाँ, देखिएगा अभी कुल मिलाकर इसके लिए भी एक ज्योग्राफी आप समझ लो। ये ज्योग्राफी क्या है, तो मैंने आपको एक कहानी बताई थी शायद, आर्कटिक पॉलिसी बताया था। आर्कटिक पॉलिसी बताया था मैंने, वेरी गुड, वेरी गुड। बताया था कि नहीं बताया था? क्या था आर्कटिक पॉलिसी? क्या था आर्कटिक पॉलिसी? इंडिया जो है साइड सर्बिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बर्फ पिघल रही है, और जो ट्रेड रूट्स होंगे वो खुलेंगे, तो हम ट्रेड रूट से अपना ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, यानी आर्कटिक पॉलिसी के बारे में बताया था, यानी आर्कटिक ओशन के साथ इंडिया बॉर्डर क्रिएट नहीं करता है, बट आर्कटिक पॉलिसी को अपना रहा है बिकॉज ऑफ कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और साथ में क्लाइमेट चेंज ये बर्फ पिघल रही है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एवरी न्यूज इज कनेक्टेड। ठीक है, आप जरा समझना कि आर्कटिक पॉलिसी का पार्ट यूएसए भी है, ठीक है, कनाडा भी है। यूएसए कैसे? बिकॉज ऑफ कि उसका अलास्का वाला एरिया आता है। कनाडा कैसे? क्योंकि उसका तो पूरा पूरा एरिया आता है, ब्यूफोर्ट सी वाला। साथ में डेनमार्क भी इसका है बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड इसमें आता है। बात समझना कि एक्चुअली में ये आर्कटिक पॉलिसी का इससे क्या लेना देना है। ये आर्कटिक पॉलिसी हमने क्यों अपनाई थी? बिकॉज ऑफ कि चाइना का जो डोमिनेंस है इसको कम करना था। ठीक है, यानी कि इसका अंतिम लक्ष्य है कि चाइना का जो डोमिनेंस है इसको कम करना। ठीक है, इसके अलावा और भी कई मेजर रीजंस हैं, बट एक रीजन ये भी है। साथ में यदि आप रशियन ऑयल की बात करोगे तो रशियन ऑयल अभी चर्चा में इसलिए बिकॉज ऑफ कि आज यदि आप इंडिया की बात करते हो, अब इसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा लास्ट में। ये आज यदि आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया के लिए ना एक प्रकार से ब्लड होता है, ब्लड जैसे बॉडी में ब्लड जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए क्रूड ऑयल। क्या जरूरी है? क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ कि इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडिया में जो मोटर व्हीकल हैं, इंडिया में जो भी काम हो रहा है उसमें आप इस क्रूड ऑयल का यूज कर रहे हो। अब ये क्रूड ऑयल, चाहे क्रूड ऑयल मतलब कि खाना बनाने वाला नहीं है अनुसूची, है ना, पेट्रोल वगैरह। ठीक, तो क्रूड ऑयल का मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल हो गया, ठीक है, जो डीजल हो गया ये, और अदर जितने भी फिनोमिना है ये सब कुछ क्रूड ऑयल से आते हैं। अब जरा देखना कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि भाई इंडिया अपना जो क्रूड ऑयल है यानी कि जितना भी यूज होता है
इसका 85% ये कहां से मंगाता है? बाहर से मंगाता है, यानी कि इसको इंपोर्ट करता है, ये बाहर से मंगाता है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इज कि भाई ये जो 85% क्रूड ऑयल, 85% हम जो कच्चा तेल बाहर से मंगा रहे हैं, इसकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे आपने बीच में देखा होगा 2024-2023 के आसपास कि ये अरेबियन पेनिनसुला, अरब के प्रायद्वीप में बढ़ गई थी, अरब प्रायद्वीप में। साथ में इसी की जो डिपेंडेंसी है फिर हमारी धीरे धीरे रशिया पर होने लगी, और रशिया पर होने लगी थी, इससे गुस्साया हुआ था कौन? यूएसए। और अब हम यूएसए की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको जरा समझना है बस कि भाई ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का 85% हम इंपोर्ट करते हैं। जो इंपोर्ट करते हैं ये अरब प्रायद्वीप से, ये रशिया से करते हैं, और अब हम कर रहे हैं यूएसए से। बल्कि यूएसए ने हम पर लगाया हुआ था क्या? 50% तक का सैंक्शन। और यूएसए ने रशिया पर भी लगाया हुआ है क्या? 50%, क्या 2000 से ज्यादा सैंक्शन। यूएसए ने रशिया पर 2000 से ज्यादा सैंक्शन लगाए हुए थे, उसके बावजूद भी हम इसी से खरीद रहे थे। और अब हम इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और अब हम यूएसए से खरीद रहे हैं। बल्कि यूएसए से हमारी बिल्कुल पहले नहीं बन रही थी, और अब हमने एक डील भी साइन की है। बात समझ रहे हो? यानी कि कितने टॉपिक हैं। एक तो है कि इंडिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है, इंडिया क्यों यूएसए से ऑयल खरीद रहा है, क्यों अपने सबसे अच्छे फ्रेंड रशिया से ये ऑयल खरीदना कम कर रहा है, साथ में अरब प्रायद्वीप का इसमें क्या कंसेप्ट है, और साथ में भारत के पास तेल है तो भारत अपने पास का तेल क्यों नहीं निकाल रहा है, क्यों ये बाहर से यूज कर रहा है। और दूसरी बात कि इसका आर्टिक पॉलिसी से क्या लेना देना है, और यूएसए क्यों भारत को तेल देने के लिए एग्री कर गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी की पूरी कहानी चालू होती है आई थिंक 2023 से। 2023 में ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था कि 2022 में? नहीं, कोविड के बाद में स्टार्ट 2022 में, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से आप देखोगे कि भाई यूएसए ने रशिया पर अप्रोक्सीमेटली 2000 से ज्यादा सैंक्शन लगाए थे। सैंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी एक चीज पर जो इंटरेस्ट है, सॉरी, किसी भी एक चीज पर जो कस्टम ड्यूटी है ये बढ़ा देना, या फिर पूरे वर्ल्ड को ये आगाह कर देना कि भाई आप इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, XYZ चीजों में आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो इसको कहा जाता है सैंक्शन। ये कई देशों पर लगते रहते हैं। यूएसए ने रशिया पर 2000 से ज्यादा सैंक्शन लगाए थे। अब किसी भी देश पर यदि सैंक्शन लगा है, दैट मींस कि जो इकोनॉमी है वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं संबंधित देश में। बट सोचने वाली बात यह है कि इतने टाइम के बाद भी इकोनॉमिक क्राइसिस आपको रशिया में देखने के लिए नहीं मिले, यानी कि आर्थिक संकट नहीं देखने के लिए मिला। इसका मेन कारण क्या है कि जब आप रशिया की ज्योग्राफी को देखते हो, तो ज्योग्राफी तो याद नहीं है ना रशिया की, कि ऊपर साइबेरिया है, हाँ ऊपर साइबेरिया है ना, हाँ या ना बोल दूं, है ना, है, हटा तो नहीं दिया, अभी भी है ना वहीं। ये तो ऊपर जो साइबेरिया वाला रीजन है, ये दो चीजों के कारण इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी क्लास में मैंने बताया था कि एक तो है कि यहां पर नेचुरल गैस है, और एक है यहां पर कि पेट्रोलियम, या फिर यूं कहा जाए कि क्रूड ऑयल, सीओ का मतलब है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब रशिया ने इसको निकालना चालू किया, निकालता पहले भी था बट इसको और ज्यादा बढ़ाया, और साथ में बोला कि भाई मैं डिस्काउंटेड प्राइस में इनको बेच रहा हूं। वाई डिस्काउंट प्राइस में? क्योंकि भाई सैंक्शन लगे तो यूरोप के साथ जो व्यापार होता था वो बंद हुआ, साथ में मिडिल ईस्ट के साथ जो व्यापार होता था उस पर इफेक्ट आया। अब ये क्या ऐसा दे जो कि वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और क्या ऐसा दे जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है ये बनी रहे। क्योंकि युद्ध रशिया ने स्टार्ट किया था, और यदि रशिया ही ये बोल दे कि युद्ध विराम, दैट मींस रशिया तो युद्ध हार गया ना ग्राउंड लेवल पर, यदि ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें। रशिया को ये लग रहा था कि यूक्रेन है और 2-3 दिन, 2-3 हफ्ते में ये जो वॉर है ये खत्म हो जाएगी। बट 3 साल, इवन 1000 दिन से ज्यादा हुए हैं, 1100 दिन से ज्यादा हुए हैं कि वॉर अभी भी उसी कंडीशन में है जैसे पहले दिन ये स्टार्ट हुई थी। बात समझिए? तो आप इस बात को समझना कि इस बात से बचने के लिए, यानी कि यूएसए के सैंक्शन से बचने के लिए, इसने अपने यहां के नेचुरल गैसेस और साथ में जो क्रूड ऑयल था इसको निकाला और डिस्काउंटेड प्राइस में इसने बेचना चालू किया। यूएसए ने यहां से बोलना चालू किया कि भाई कोई भी एनीवन, कोई भी रशिया से ये ऑयल नहीं खरीदेगा,
और यदि रशिया से आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं या फिर ऑयल खरीदते हैं, ऑयल का व्यापार करते हैं, तो इससे यूएसए नाराज हो जाएगा और यूएसए उस पर लगाएगा क्या? टैरिफ। बात समझ में आई? और टैरिफ का मतलब क्या है कि आपके यहां की जो कस्टम ड्यूटी है यह हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? कस्टम ड्यूटी को बहुत ही ज्यादा एनहांस हम कर देंगे। जियो पॉलिटिक्स समझना अब यहां से, ठीक है? जियो पॉलिटिक्स आएगी और वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है ये आएगी कि यूएसए ने बोला यदि रशिया से कोई भी ऑयल खरीदता है तो हम आप पर कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, टैरिफ हम बढ़ा देंगे। और अभी वर्तमान में टैरिफ वॉर में तो यूएसए है ही, कहा कि ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहां पर भारत बैठा हुआ है। अब भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेसी का यूज किया, और स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम इससे भी रिलेशन खराब नहीं होने देंगे और इससे भी रिलेशन खराब नहीं होने देंगे, बिकॉज ऑफ कि भारत ने यहां पर कहा कि भाई हमारे लिए तो जो कच्चा तेल है ये एक प्रकार से क्या है? ब्लड के जैसा, कि बॉडी में जैसे ब्लड की इंपॉर्टेंस है वैसे ही हमारे यहां क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस है। और हमारी डिपेंडेंसी अभी इन दैट टाइम तक किस पर है? अरेबियन पेनिनसुला, यानी कि जो अरब प्रायद्वीप के देश हैं, और इसमें कौन कौन से आते हैं? यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, हमारी डिपेंडेंसी इस पर है। और अभी वर्ल्ड की अनस्टेबिलिटी को देखते हुए, अनसर्टेनिटी को देखते हुए, अस्थिरता को देखते हुए, यदि मान लीजिए अरब प्रायद्वीप में या फिर अरब प्रायद्वीप के किसी भी देश में अस्थिरता की कंडीशन पैदा हुई और उसके कारण हमारा जो व्यापार है ये प्रभावित हुआ, तो हम तो यानी एक प्रकार से पागल हो जाएंगे ना, हमारे यहां इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। क्या अपनाएं? एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऊर्जा क्या बोलते हैं? विविधीकरण। ठीक है, ऊर्जा विविधीकरण। ऊर्जा विविधीकरण का मतलब यह हुआ कि भाई हम एक ऑप्शन पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि यदि मान लीजिए आप एक कॉलोनी में रहते हैं और एक कॉलोनी में रहते हुए, इसको एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कहा जाएगा या फिर इसी को कहा जाएगा ऊर्जा विविधीकरण। ऊर्जा विविधीकरण, बात समझ में आई? ऊर्जा विविधीकरण। ऊर्जा विविधीकरण का मतलब यह होगा कि मान लो आप एक कॉलोनी में रहते हो और एक कॉलोनी में रहते हुए आप एक शॉपकीपर के यहां से सामान लेकर आते हो। कल को या तो वो शॉप बंद हो गई या फिर उस शॉपकीपर ने आर्बिटरी मनमाने तौर पर रेट लगाना चालू कर दिया कि एमआरपी है 120 बट मैं आपको 240 में दूंगा। अब आपके रिलेशन किसी और शॉपकीपर के साथ तो है नहीं, और देश में चल रही है कोविड की कंडीशन, और अब आपको 240 में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि आपने रिलेशन तो बिल्ड किए नहीं ना। यदि मान लीजिए इस कंडीशन में ये होता कि शॉपकीपर को मालूम होता कि भाई इनके पास एक ऑप्शन मैं हूं, दूसरा ऑप्शन एक और रखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन भी इनके पास तैयार है, ठीक है, तो इसके चलते वो आर्बिटरी फॉर्म में मनमाने तौर पर रेट नहीं लगा पाता, और जब वो मनमाने तौर पर नहीं लगा पाता तो आपका शोषण नहीं होता, आपकी डिपेंडेंसी एक पर नहीं होती। तो यहां पर भारत ने ये कहना चालू किया कि भाई हमारे पास एक तो है नहीं क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं और बाहर से हम डिपेंडेंट है अरब प्रायद्वीप के देशों पर, और वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इसको देखते हुए यदि अरबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप के लोगों ने या फिर अरब प्रायद्वीप की जो गवर्नमेंट है इसने अपने प्राइसेस इंक्रीज करना चालू कर दिए, या फिर कल को इसने बोल दिया कि भाई मैं आपको तेल इन शर्तों पर दूंगा, तो मेरा मुझे खरीदना तो एक प्रकार से बाइंडिंग हो जाएगा ना कि इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इसके लिए मैं अपना मार्केट क्या कर रहा हूं? डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने मार्केट को फैला रहा हूं। अब इस कंडीशन में जो मुझे सपोर्ट कर दे मैं उसकी साइड चले जाऊंगा। बेसिकली इसको दो सिनेरियो में आप समझ सकते हो कि एक तो रशिया के साथ इंडिया की जो रिलेशन है ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, यानी कि अनरिटन एग्रीमेंट इसको कहा जाता है कि कुछ लिखित में नहीं है, बट हाँ एक दूसरे के अगेंस्ट भी हम नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ लिखित में नहीं है बट हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे। यदि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम विरोध भी नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम विरोध भी नहीं करेंगे, हम वहीं पर खड़े रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो रशिया के साथ रिलेशन ऐसे हैं। इसीलिए जब यूएसए ने बोला था कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर का विरोध करो, तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं गए, इन्होंने स्पीच दी। स्पीच के दौरान इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इस जो युद्ध है इसका विरोध करता हूं, और ना ही एक बार ये भी बोला कि भाई मैं इसका सपोर्ट कर। इन्होंने इस युद्ध के बारे में चर्चा भी नहीं की, है ना। इन्होंने बस ये बोला था, हमारे जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, कि भाई वर्ल्ड में शांति बनी रहनी चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड में शांति बनी रहनी चाहिए, यानी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं हो रहा हमको पता भी नहीं है,
सही हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमको पता भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? 100%। तो अब जरा समझना कि जैसे ही अब यहां पर आते हैं, यूएसए ने सैंक्शन लगाए और यूएसए ने बोला कि भाई रशिया से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, और यदि ट्रेड करता है तो मैं उस पर लगाऊंगा टैरिफ, और टैरिफ में बहुत ज्यादा लगाऊंगा। इंडिया ने खरीदना चालू किया, इससे क्या, क्रूड ऑयल, बिकॉज ऑफ कि इसने देना चालू किया डिस्काउंट में। और ऐसा वैसा नहीं, हमने इतना खरीदा कि जितना अभी तक हमने अरेबियन पेनिनसुला के लोगों से, देशों से नहीं खरीदा, अरब यानी सऊदी अरेबिया से नहीं खरीदा, उतना हमने इससे खरीदा। बात समझ में आई? और जब 20 जनवरी 2025 को यूएसए की सत्ता में विराजमान होते हैं कौन? योर फेवरेट प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका, जिन्होंने आपका सिलेबस बढ़ा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप। वेरी गुड। 2027 और 26 के स्टूडेंट का जिन्होंने सिलेबस बढ़ाया ना, ये है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये आते हैं और बोलते हैं कि भाई भारत कंटिन्यूसली ये जो रशिया है इससे तेल खरीद रहा है। दैट इज वाई इनका एक स्टेटमेंट था कि अब मैं भारत पर भी क्या लगाऊंगा, सैंक्शन लगाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद की बात है। और इसमें फिर मल्टीपल टाइप के डिस्प्यूट हुए, सब कुछ हुआ इसी के बीच में, यानी कि इसी में वो था कि जो डंकी पास से आते हैं लोग उनको भी वापस भेजा गया। इसी में एक डिस्प्यूट ये था, अभी मैं उस साइड नहीं जा रहा हूं बिकॉज ऑफ कि ये कनेक्ट हो जाएगा नहीं तो इसी में एक स्टेटमेंट ये था कि मैं इंडिया पर भी टैरिफ लगाऊंगा। और इंडिया पर टैरिफ क्यों लगाऊंगा? बिकॉज ऑफ कि यूएसए के मना करने के बावजूद वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशन, सॉरी वर्ल्ड में जो ये क्या बोलेंगे यार इसको, यौद्धिक अस्थिरता होने के बावजूद इन्होंने क्या किया है, रशिया का सपोर्ट किया है। रशिया से ये क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, इसीलिए अब मैं इंडिया पर सैंक्शन लगाऊंगा। और इसने सैंक्शन लगाना चालू भी किए मल्टीपल सेक्टर में। बात समझिए? अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, बिकॉज ऑफ कि एक साइड से ये तो डिस्काउंट पे दे रहा है इसलिए हम खरीदेंगे ही। अब जरा देखो कि यहां से कहानी चालू होती है यूरोप की, यहां से कहानी चालू होती है यूएसए की, और यहां से कहानी चालू होती है किसकी, इंडिया की। इंडिया से तीनों को ही आप याद रखिएगा। इंडिया से कि भाई साहब हमारे लिए क्रूड ऑयल जरूरी है, हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है, हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम रशिया से भी लेंगे और आपसे भी लेंगे। अब यूएसए ने यदि सैंक्शन लगाया है दैट मींस हमारा मार्केट कमजोर हो जाएगा, इसलिए हमने स्विफ्ट मूव करना चालू किया कहां पर, यूरोप की ओर, कि भाई हम अपना नया मार्केट डेवलप करेंगे। बात समझिए? जब यूएसए ने सैंक्शन लगाया इंडिया पर तो इसने सपोर्ट करना चालू किया ब्रिक्स को। बात समझ रहे हो? ब्रिक्स को कहां से आया बीच में, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेशनल न्यूज पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल न्यूज में ये सभी चीजें सामने आती हैं। ब्रिक्स के माध्यम से जब यूएसए ने खुद को कमजोर पाया तो इसने इंडिया पर लगे हुए जो सैंक्शन थे इसको धीरे धीरे कम करना चालू किया कि नहीं इट्स ओके आप हमारे। ब्रिक्स क्या है भाई? ब्रिक्स यानी कि ये 5 देशों का एक समूह है जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रिक्स करेंसी के माध्यम से हम व्यापार करेंगे, यानी कि हम जो डॉलर है इसका जो डोमिनेंस है इसको कम कर देंगे। अब ब्रिक्स से क्या इंडिया, यूएसए डर गया था कि भाई अरे इंडिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया फिर ब्रिक्स बना लिया और ब्रिक्स करेंसी की बात नहीं। असल में याद रखो कि जैसे यूएसए के लिए रशिया है वैसे ही यूएसए के लिए चाइना है, और ब्रिक्स का मेंबर कौन है, चाइना भी है। बात समझिए? तो यहां पर यूएसए चाहता है कि चाइना का डोमिनेंस कम हो और ब्रिक्स के माध्यम से चाइना वापस से आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हो गई ना कि यार एक साइड से मैं इंडिया आगे आए पीछे आए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ इंडिया डेवलपिंग है। चाइना की जो डेमोक्रेसी आप देखोगे, चाइना का जो इकोनॉमी आप देखोगे नेक्स्ट लेवल है। बात समझ रहे हो? तो यहां से ब्रिक्स को ज्वाइन करना चालू और ब्रिक्स को सपोर्ट करना हमने चालू किया बिकॉज ऑफ कि एक टाइम पर हम स्टैग्नेंट हो गए थे कि हाँ हम बोल रहे थे इट्स ओके, हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो ठीक। जैसे ये पूरी कहानी चालू हुई तो आपने 2025 के आसपास देखा होगा कि ब्रिक्स को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा तेजी से चालू कर दिया था, ब्रिक्स करेंसी की बात उठ गई थी। इसके कारण यूएसए को लगा कि यार ये तो चाइना का डोमिनेंस यहां पर फिर से बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि चाइना का डोमिनेंस फिर से बढ़ जाएगा और इसी को तो कम करना चाहता है ना यूएसए। तो यूएसए ने फिर से इसको सपोर्ट करना चालू किया इंडिया को और बोला कि नहीं आप इसको ज्वाइन मत करिए, आपको यदि ट्रेड करना है आप ट्रेड करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बट धीरे धीरे इस ट्रेड को कम करो, ठीक। इसके बावजूद भी याद रखना कि इंडिया ने ब्रिक्स के साथ जो अपने रिलेशन है ये खत्म नहीं किए बिकॉज ऑफ क्योंकि यूएसए की एक स्ट्रेटजी है, इसमें कहा जाता है देयर शुड नॉट टू
बी अ परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट की बात होती है। ये पूरी पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आज एप्लीकेबल है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यदि आप देखोगे तो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन है। और ये सब कुछ किसके कारण? एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, यूएसए का डोमिनेंस की, यूएसए के मल्टीपल डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं, चाहे ग्रीनलैंड के साथ हो, चाहे कनाडा के साथ हो, चाहे वेनेजुएला के साथ हो, चाहे ईरान के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, मल्टीपल डिस्प्यूट सामने आ रहे हैं। तो वर्ल्ड में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, यानी कि अस्थिरता है, भविष्य को लेकर भी अस्थिरता है, अर्थ को लेकर, पैसे को लेकर भी अस्थिरता है। भविष्य में कौन सा देश सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको लेकर भी अस्थिरता है। तो भारत ने जैसे ही ब्रिक्स को सपोर्ट करना चालू किया, वैसे ही यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट करना चालू किया कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं है कि टैरिफ हटा देंगे, पर ऐसा है कि आप धीरे 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 इसको कम करो, बिकॉज ऑफ ये सही नहीं हो रहा है। अब भारत को यूएसए को भी क्या करना था, लेकर चलना था, और रशिया को भी लेकर चलना था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई क्यों ना आप और हम एक डील कर लें, जिससे आप हमारे यहां लगाए जाने वाले जो टैरिफ है ये थोड़ा सा कम कर दो। क्यों भाई, तो क्या इंडिया हाथ फैला रहा है? नहीं, असल में यदि हम यहां पर जो क्रूड ऑयल है इसका परसेंटेज कम करेंगे, ये तो हमको अपने मार्केट को बूम करने की आवश्यकता हुई तो पड़ेगी। और हमने यूरोपियन यूनियन से पहले ही जो हाथ है ये मिलाकर रखा हुआ है, ठीक है। और हम ये चाह रहे थे कि यूएसए का मार्केट हमारे लिए खोले, बिकॉज ऑफ कि यूएसए कि यदि आप इकोनॉमी देखोगे और यूएसए का यदि आप वर्ल्ड में प्रतिनिधित्व देखोगे तो ये नेक्स्ट लेवल का है। हम अपना सामान वहां पर बेचना चाह रहे थे, इसके लिए यूएसए ने बोला ठीक है, आप रशिया से अपना जो क्रूड ऑयल है इसका इंपोर्ट कम करिए। यानी कि हमको अभी वर्तमान में ये दिख रहा है कि यूएसए और रशिया के बीच में, एक यूएसए और इंडिया के बीच में एक डील साइन हो गई है। बट इसका बैकग्राउंड समझो कि यूएसए बोल रहा था कि आप रशिया से अपना जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है ये कम कर दो, बदले में हम आपको क्या दे देंगे, टैरिफ रिलीफ दे देंगे, यानी कि ये जो टैरिफ लगा हुआ है इसमें छूट दे देंगे। और जब हम इसमें छूट देंगे तो आपका सामान यूएसए में आकर बिकना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बात समझे। पर इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी जो यूएसए है ये ईरान में डिस्प्यूट खड़ा करके आया है, ठीक है। और ईरान में हमारा ही पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, ठीक है, जिसको हमने 2007 से डेवलप कर रखा है। तो अभी देख रहे हो आप कि यूएसए और इंडिया डील हुई है, पर ये डील स्टैग्नेंट की कैटेगरी में है, यानी कि स्टेबल है अभी, ये इस पर और सारी बातें होनी है। तो इस ट्रीटी का एक्चुअली में अभी याद रखिएगा कि रशियन ऑयल से ये लेना देना है कि भाई साहब ये ट्रीटी के माध्यम से रशिया जो यूएसए है ये रशियन ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। बट जब तक ये जो टैरिफ 18% है ये और कम नहीं हो जाता, हम इसकी डिपेंडेंसी कम नहीं करेंगे। इसी के साथ हमने क्या किया, अपने जो हित थे वही सेक्रीफाइस किए, बिकॉज ऑफ बोल कौन रहा है कि आप रशिया पर डिपेंडेंसी कम करो, यूएसए। तो हमने कहा ये हमको डिस्काउंट दे रहा है, यूएसए ने बोला वही डिस्काउंट मैं दूंगा। यानी कि अब इंडिया का जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन है इसको यदि आप समझेंगे तो 3 मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे लिए हैं। एक तो अरब प्रायद्वीप के देश, एक आता है रशिया, और एक खुल गया है कौन, यूएसए। यूएसए के मार्केट बनने के साथ ही यूएसए ने हम पर टैरिफ भी घटाया है, तो अब हम अपना सामान भी यहां पर बेच सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये और कम कर लेगा। तो याद रखो हमने मात्र 2 या 3 महीनों में इसको कितना कम किया है। तो अक्टूबर 2025 की ये बात थी जिसमें मैंने बताया था क्लास में कि 38% जो हमारी यूज होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 38% के आसपास हम रशिया से खरीदते हैं। इसको कम करके हम ले आए हैं कितना, 25%। ये दिसंबर का डेटा है, दिसंबर 2025 में हमने इतना खरीदा है रशिया से क्रूड ऑयल। बात समझ में आ रही है, इतना खरीदा है, इज दैट क्लियर, बात समझिए। तो याद रखिएगा कि अभी ये चल रहा है और ये एक मेजर टॉपिक बना हुआ है किसका, इंडिया और यूएसए डील का, कि भाई रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी को कम करिए। पर भारत जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है यह एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, यानी कि ऊर्जा विविधीकरण नीति। और ऊर्जा विविधीकरण नीति का मतलब है कि हमको किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम अपने जो सोर्स है ये मल्टीपल रखेंगे और इन मल्टीपल सोर्सेस के माध्यम से अपना जो पूरा क्रियान्वयन है ये करेंगे। और इसी का जो दूसरा पहलू है यह इंडिया यूएस डील, जिसके माध्यम से जो यूएस है इसने भारत पर लगने वाला जो टैरिफ है इसको काफी हद तक कम किया है, अप्रोक्सीमेटली 32% तक, और ला दिया है कहां पर, 18% पे, बिकॉज ऑफ कि ये जो रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी और रशियन ऑयल का जो हम कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे, इसको कहीं ना कहीं ओवरकम
करना था। बात समझ में आई? अब जरा समझना कि सर हो तो गया, तो यूएसए का क्या फायदा? यूएसए का तो पहले भी फायदा था और यूएसए का अभी भी फायदा है, बिकॉज ऑफ कि वर्ल्ड इकोनॉमी में ये नेक्स्ट लेवल का योगदान रखता है। अब इससे होगा क्या कि ये भारत की ओर क्यों पड़ा हुआ है पीछे? क्योंकि भाई इन सभी के माध्यम से ये जो चाइना का डोमिनेंस है, ये इसको भी कंट्रोल करना चाहता है। यदि मान लीजिए इंडिया के साथ ट्रीटी अच्छी हुई है, इंडिया के साथ डील अच्छी हुई है, इंडिया के मार्केट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि तीन लोग खड़े हुए हैं, एक है यहां पर साक्षी जी, एक खड़े हुए हैं अंश जी, और एक खड़ा हुआ हूं मैं। मेरे को तोड़ना है किसको? मेरे को मार्केट डिस्ट्रॉय करना है साक्षी जी का। तो इसके लिए मैं सब में ऐसा थोड़े कर सकता हूं कि मैं इनसे व्यापार बंद कर दूं, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट है ना, मैं इनसे व्यापार ज्यादा कर दूंगा, इनके प्रोडक्ट को मैं अपने यहां ज्यादा वैल्यूएबल बना दूंगा कि भाई इनका प्रोडक्ट लो, इनका प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल है। बात समझ रहे हो? जब इनका प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल हो गया तो इनका जो डोमिनेंस है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यही होता है कि भाई चाइना का प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट है, मल्टीपल नेशन का प्रोडक्ट है, बट यूएसए किसके प्रोडक्ट को डोमिनेट करना चाहता है? तो ये इंडिया, चाइना। और इसके लिए सबसे अच्छा मार्केट कौन है? इंडिया। तो इंडिया के मार्केट को सपोर्ट करना चालू कर दो। बात समझिए? ये जो यूएसए कर रहा है यही यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। यदि आपने फादर ऑफ द ऑल डील के नाम से यूरोपियन यूनियन की डील पढ़ी होगी, यूरोपियन यूनियन हमारे पास क्यों आया और 2007 से ये बातचीत चल रही थी, यदि तो अभी हाल फिलहाल में क्यों हुआ ये? ठीक है, बीच में तो ये बंद हो गई थी, क्योंकि 2022 के बाद से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद से आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार बहुत ज्यादा टफ हो गया। ठीक है, जो यूरोप में रशिया और यूक्रेन पर लगे हुए सैंक्शन है, इसके कारण यूरोपियन मार्केट पर भी इफेक्ट आया था। ठीक है, चाइना का डोमिनेंस यहीं पर बना हुआ था, तो इन्होंने भी चाइना का डोमिनेंस कम करने के लिए सबसे अच्छा मार्केट यदि खोजा तो वो कौन सा था? इंडिया। दैट इज व्हाई अभी इंडिया बहुत बेस्ट ऑप्शन बनकर खड़ा हुआ है। बात समझिए कि भाई वर्ल्ड ट्रेड में यदि आपको स्टेबल रहना है और वर्ल्ड ट्रेड में यदि चाइना के डोमिनेंस को आपको कम करना है, तो इसके लिए परम आवश्यक हो जाता है कि आप एक ऐसा मार्केट ढूंढें जहां पर पॉपुलेशन भी हो, जहां जरूरत भी हो, और जहां पैसा भी हो, और जहां स्टेबिलिटी की कंडीशन भी हो। ठीक है, स्टेबिलिटी की कंडीशन मतलब कि पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था अभी, है ना, यानी कि डिस्प्यूट हुआ था, वॉर नहीं, एक प्रकार से सैनिक संघर्ष हुआ था। और ये जो सैनिक वॉर नहीं बोलेंगे उसको, वो सैनिक संघर्ष था। तो ये जो सैनिक संघर्ष हुआ था, इसमें बोलते हैं ना कि भारत यदि चाहता तो वॉर डिक्लेयर कर देता, ऐसा वैसा। ऐसे नहीं की जाती वॉर डिक्लेयर, बिकॉज ऑफ कि वर्ल्ड में अभी हमको अपनी छवि कैसे बनानी है कि ये देखो वर्ल्ड में इतने सारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, वर्ल्ड में ये अनस्टेबिलिटी चल रही है, पर इंडिया देखो स्टेबल खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस भी इकोनॉमी को ये स्टेबल देखेंगे तो वहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये आएंगे, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि यदि चारों ओर क्या चल रहा है युद्ध की कंडीशन, तो हम अपने आप को स्टेबल बनाए रखें। बात समझिए ना? इसको आप ऐसा समझ लो कि बाहर यदि मान लो सभी लोग लड़ रहे हैं, सभी लड़ रहे हैं, तो मैं किससे जाकर पूछूंगा कि लड़ाई क्यों हो रही है? क्या मैं भीड़ में घुसूंगा? नहीं, जो साइड में व्यक्ति खड़ा होगा मैं उससे पूछूंगा कि क्या हो गया यार, ऐसा वैसा, और मैं बात करना उससे पसंद करूंगा। बात समझ रहे हो? यदि सभी लोग लड़ रहे हैं, ठीक, सभी लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो जो सबसे शांत खड़ा हुआ व्यक्ति है मैं उससे जाकर बात करना पसंद करूंगा कि हाँ यार बताओ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, अरे ऐसा। बात समझ रहे हो? तो वही है इंडिया कि सभी, चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, रशिया का डिस्प्यूट चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के डिस्प्यूट चल रहे हैं, नाटो नेशन का यूएसए के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल यदि कोई दिख रहा है तो ये कौन है? ये है इंडिया। और इसीलिए इंडिया स्टेबल बने भी रहना चाहता है कि भाई किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना, किसी के अगेंस्ट में फैसला नहीं देना, किसी के अगेंस्ट में बयान नहीं देना, किसी का सपोर्ट में बयान नहीं देना, नहीं, स्टेबल है। ताकि अभी हमको जरूरत है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहां आए, और इसीलिए आप देखोगे कि मैंने आपको ब्रिटेन के साथ ट्रीटी पढ़ाई है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी उसी से कनेक्शन है, इसी में हमने जापान के साथ जो ट्रीटी है वो, रशिया के साथ जो ट्रीटी है ये। क्यों भाई? क्योंकि हमारे यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे यहां जो लेवल मोबिलाइजेशन है, यानी कि जो श्रमिक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान आवाजाही बहुत ज्यादा कर सकते हैं, हमारे यहां जो वर्क फोर्स है ये बहुत ज्यादा है। ठीक, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को स्टेबल बताएं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहां आए, और साथ में ऐसी जो ट्रीटीज है इनका फायदा हमको मिल सके। बात समझिए? तो ये है रशियन ऑयल से संबंधित अदर जितने भी फैक्ट हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यानी कि करंट अफेयर कवर ऐसे नहीं किया जाता कि आपने एक उठाया और बस वो पढ़ लिया। बात समझिए ना?
एक कॉपी बनाओ, एक कॉपी में एक पेज में रशियन ऑयल आप हेडिंग डाल सकते हो, या फिर आपने आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ये हेडिंग डाल दी। अब जितने भी न्यूज आ रहे हैं, जितने भी न्यूज आप उसी पेज में लिखते जाओ पूरे। जब आप एग्जाम के टाइम वो पेज को उठाओगे तो आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है। ये जो आपने हेडिंग डाली थी, इस हेडिंग से संबंधित जितनी भी न्यूज आई थी उसको एक बार में पढ़ लो। आप बात समझ रहे हो? बस दैट्स इट। यहां पर ये क्लास एंड होती है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में थे।